नाज़रीन, इस वक्त दुनिया शॉक्ड है और अलार्म्ड है कि जो रैकलेस इकदाम अमेरिकी सदर की जानिब से उठाया गया है इस जंग को ज्वाइन करने का और इस जंग को जो है वो एस्केलेट करने का, और इसके जो रेपरकशंस हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो लिमिटलेस हैं, वो अनइमेजिनेबल हैं जो आने जा रहे हैं। और पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया और बाकी मालिक जो है वो इस वक्त ऑन स्टेक हैं। इनका अमन इस वक्त ऑन स्टेक है, इनकी इकॉनमी इस वक्त ऑन स्टेक है, यानी कि यहाँ के लोगों की जो सिक्योरिटी है वो ऑन स्टेक है। और इस वक्त जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर नाज़रीन राब्ते हो रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर। और आप जरा देखिए कि दुनिया किस अंदाज के अंदर तब्दील हो रही है, और आप जरा देखिए कि कितनी बड़ी स्टुपिडिटी अमेरिकी सदर की जानिब से की गई है। और आप जरा देखिए कि इसकी ये बिल्कुल इनकी कैलकुलेशंस के खिलाफ इसका नतीजा आएगा, और लिखा जाएगा कि अमेरिकी एम्पायर की सबसे बड़ी गलती क्या थी किस जंग में जाना। जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ लिखा जाता है सबसे बड़ी गलती जो है वो अफगानिस्तान की जंग थी, तो अमेरिका के बारे में लिखा जाएगा। नाज़रीन, बरतानिया अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, बरतानिया ने ईरान के साथ राब्ता किया है और ईरान को कहा है, रिग्रेट का इजहार किया है। अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर हमला हुआ है उस पर रिग्रेट का इजहार किया गया है। तो यूरोप बड़ी अच्छे तरीके से जान रहा है और मजीद उनको जानना भी चाहिए और मजीद एक्शन उनको लेने होंगे और डबल स्टैंडर्ड्स और मुनाफिकत साइड पे रखना होगी। यूरोप इस वक्त अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए क्या आने वाले हैं। देखिए, ऑयल यूरोप का गुजरता है, गैस यूरोप की गुजरती है और रेफ्यूजीज यूरोप में आने हैं। अगर आप देखें तो यूक्रेन की जंग ने यूरोप को ड्रेन किया है। अब मिडिल ईस्ट की जंग भी यूरोप को नुकसान पहुंचाने जा रही है। मिडिल ईस्ट के बाद दूसरा जो खिता सबसे ज्यादा तो वो यूरोप मुतासर होने जा रहा है। उनका ऑयल और गैस तो यहां से गुजरता है और रेफ्यूजीज भी यहां से जाने वाले हैं। तो एक तरफ मगरिब में उनके जंग यूक्रेन की और मशरिक में अब ईरान की जंग। तो ये तो यूरोप अंडरस्टैंड कर रहा है कि उनके लिए ये कितना बड़ा नुकसान है। और देखिए, उन्होंने बिला वजह अपने लोगों को मुश्किल में डाल दिया और यहां के मिडिल ईस्ट के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को बिला वजह मुश्किल में डाल दिया गया। एक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के लिए कल जो ट्रंप ने जो स्पीच की है उसमें उसने कहा कि नेतन्याहू, ये देखो कितनी बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। एक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के लिए पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो मुश्किल के अंदर इस वक्त डाल दिया गया है। तो यूरोप जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं कर रहा है, मजीद करने की जरूरत है। और जो न्यूक्लियर वाला बयानिया है वो तो पिट गया है ना, न्यूक्लियर वाला बयानिया पिट गया है। इराक में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को काफी साल लगे, दुनिया उसके ऊपर बोली कि ये गलत था, लेकिन यहां पर तो ये बयानिया पहले ही से पिट गया है और इसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस हमले से अमेरिका ने क्या गोल्स अचीव किए? 0/0। कोई कामयाबी अमेरिका ने इससे हासिल नहीं किया। कोई होता है कि भाई कुछ स्ट्रेटेजिक बढ़तरी अमेरिका को हासिल हो गई हो, कोई ईरान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज तबाह हो गई हो, कोई ईरान जो है वो मिसाइल फायर करने के काबिल नहीं रहा। मतलब आप जरा मुझे बता दें कि इसकी कामयाबी क्या? क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया? नहीं, 0/0 कामयाबी है। और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल कहते हैं ना अनसर्टन है और उसको कोई पता नहीं। उससे जो भी पूछा जाए, अच्छा जी वहां पर क्या कामयाबी मिली है, अच्छा जी वहां तो वो कह रहे हैं कि हमने यूरेनियम निकाल लिया था, वो कह रहे हैं अच्छा जी इसको हमें चेक करने में, वेरीफाई करने में मजीद टाइम लगेगा। यानी क्लूलेस और अनसर्टन, कोई कामयाबी इसको यहां पर नहीं मिली है सिवाय इसके कि इन्होंने जंग को एस्केलेट किया, जंग को बढ़ाया है और अपने थादी जिन्होंने इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देने थे उनकी इकोनॉमी और उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डाला है। और यूरोप जो इनका सबसे बड़ा थादी है, जिसने अमेरिकन एम्पायर को कायम करने में किरदार अदा किया, उसको जब खतरे में डाला। और खुद यूरोपियंस को भी सोचना चाहिए, उनके डबल स्टैंडर्ड्स का नतीजा है कि मामला यहां तक आया। ना ये IAEA की ये पास करते और ना ये मामला यहां तक आता और ना ये इजराइल को इस तरह से इसके क्राइम्स को प्रोटेक्ट करते। ये यूरोप ही का लगाया हुआ यहां पर शैतानी खेल है ना, जो आज है वो उनके अपने गलों को पहुंच रहा है। तो मैं आपको सिर्फ यह बता दूं, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल और लंबा और तलख रास्ता है। मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि अमेरिका जो है वो इस जंग से इमर्ज करेगा एज अ बैंकरप्ट, एज अ ह्यूमिलिएटेड एंड वुंडेड। दिवालिया होकर निकलेगा अमेरिका इस जंग से और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके इसमें झोंकने वो जा रहा है सिर्फ नेतन्याहू के लिए, और वो भी बचने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी जंग मुसल्लत करके तो ये इजराइल यहां पर रह लेगा? ठीक है, तो या ना नेतन्याहू बचने वाला है और ना इनके कोई गोल्स यहां पर अचीव होने वाले हैं। उल्टा अमेरिका इस जंग से शदीद तरीन नुकसान के साथ जब वो निकलेगा। लेवल 4 की जो इमरजेंसी है वो जारी की गई है अमेरिका की जानिब से। ये आखिरी दर्जे की इवैक्यूएशन इमरजेंसी है। लेवल 4 ये आखिरी दर्जे की माजरत
यानी कि लेवल 1, 2, 3 और लेवल 4, ये सबसे बड़ा, इतना ज्यादा उनको खतरा है। पेंटागन ये कह रहा है कि अगले जो आने वाले घंटे हैं ये बड़े वरीसम हैं, ये बड़े परेशान कुन हैं हमारे लिए, और खासकर 48 आवर, लेकिन अगले जो आने वाले घंटे हैं किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तो वहां पर जाकर पंगा क्यों लिया था, अब तुम्हें जो बड़ी परेशानी लायक हो रही है। और बर्किनो फासो के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, उन्होंने कहा कि ये हजारों किलोमीटर दूर एसी वाले कमरों में बैठकर एक बटन दबाते हैं और हमारे लोगों को मार देते हैं, ठीक है। और हम ऐसे नहीं लड़ते, हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ते हैं, और ये यहां पर हमारे बच्चों को मारते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ जाकर खेलते हैं, और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर बटन दबाकर। तो जो अमेरिकी सदर उसकी कमीना है, वो भी इसी तरह से सिचुएशन रूम में एसी वाले कमरे के अंदर बैठे थे और यहां पर जब बम गिर रहे थे। तो बहरहाल ये एक तलख हकीकत है। तो अब पेंटागन ये कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है, और उन्होंने इराक और लेबनान यहां से जो है वो लेवल 4 इवैक्यूएशन कर दिया। लेकिन इसमें बड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात है, टर्की से उन्होंने क्वेश्चन जारी की है। टर्की के हवाले से भी उन्होंने एक ये जारी किया है कि टर्की में भी जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारे नेशनल हैं, वो जरा एहतियात के साथ रहें। टर्की एक नेटो कंट्री है, लेकिन उसके बाद तो वो बता रहे हैं कि वहां पर नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो अमेरिका के खिलाफ, तो ये ट्रंप अमेरिका को दे रहा है, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा है। ईरान ये कह रहा है कि वो ऑल नेसेसरी जो मीन्स है उसके साथ अमेरिका को जवाब देगा, और इसराइल के लिए कोई राह फरार नहीं है, कोई उसके लिए फुर्सत नहीं है, और वो हर टाइम शेल्टर्स में होंगे, हर टाइम जब उनके बम गिरेंगे। और प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान के अंदर गवर्नमेंट के हक में, और अमेरिका और इसराइल को जवाब देने के हवाले से, और ईरानी प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं इन मुजाहरों के अंदर। अच्छा, फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा वॉर है जो साथ साथ जारी है ईरान में क्योस फैलाने के लिए, खाना जंगी के लिए, और उसमें जो उनका मीडिया है वो भी पूरा किरदार अदा कर रहा है। इलोन मस्क जैसा जो आदमी है वो भी किरदार अदा कर रहा है। अब यहां पर खबर फैलाई गई कि ईरान के जो सदर है मुस्ताफी हो गए। अब आप जरा अंदाजा करें कितना मुश्किल वक्त है ईरानियंस के लिए, जो अंदर से डिस्टेबलाइजेशन है, असल जो उनको है ना, वो अंदर से डिस्टेबलाइजेशन की जो कोशिशें हैं, और वो अभी तक नाकाम हो रही हैं और नाकाम होंगी। यमन जो है किसी भी वक्त अमेरिका पर हमले कर सकता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, वो पता नहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या इंटीरियर मिनिस्टर है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का तो काम ये होता है कि वो दुनिया में दौरे करता है, लेकिन मौजूदा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो तो कहीं नहीं जा रहे, बस वो वहीं पर बैठे हैं वाशिंगटन में, और शाम को वो फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देते हैं, और दुनिया को नहीं पता कि अमेरिका का इस वक्त कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है। लेकिन बहरहाल उसने धमकी लगाई है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस ने हमारे ऊपर हमला किया तो ये ईरान का हमला हम समझेंगे। तो भोंडा बयानी बिल्कुल, बस ताकत है, ताकत वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ताकत इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ताकत इस्तेमाल की जाती है उतनी घटती है। तो कह रहे हैं जी किसी ने भी हमला किया तो फिर इजराइल का हमला वो तो अमेरिका की प्रॉक्सी है, तो इजराइल का हमला फिर अमेरिका का हमला ना समझा जाए, और जो डायरेक्ट अमेरिका ने हमला किया उसका क्या करना है। यानी आप मुझे बताइए इस दुनिया में कैसे रहा जा सकता, क्या किया जाए, मुझे बताइए। अमेरिका ने हमला किया, लेकिन पोर्ट्रे ऐसे कर रहा है कि जैसे ईरान ने उसके ऊपर हमला किया है, और इजराइल ने जैसे हमला नहीं किया, ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। और अमेरिका कह रहा है लेट्स मेक पीस, हमला करने के बाद ईरान को कह रहा है लेट्स मेक पीस। तो ये बिल्कुल धबड़धूस हो गए हैं, इनका कोई बयान नहीं चल पा रहा, और बस ये समझते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं दुनिया मनोअन उसके पीछे चल रही है। बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर रिग्रेट का इजहार कर रहे हैं, तो क्या पीछे बयान बचा, मुझे बताइए। खुद अमेरिकन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ने जनाब 10 ईरानी शहरों के ऊपर हमला किया है, और 30 जहाज उन्होंने भेजे हैं अभी कुछ देर पहले, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना, सिविलियंस, वो बस वही कर रहे हैं। देखिए, जो असल बात है कि जो इजरायली आर्मी है, जो इजरायली एयरफोर्स है, वो ईरानियन मिसाइल्स को फायर होने से नहीं रोक सकती, बुनियादी बात यह है। बाकी वो जिधर मर्जी बम गिराएं, सरफेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, वो जिधर मर्जी बम गिराते रहे, जो मर्जी असैसिनेशन वो करते रहे, वो ईरानी मिसाइलों को फायर होने से नहीं रोक सकते, और यही उनकी सबसे जो है वो बड़ी शिकस्त है। तो मैं आपके सामने हेडलाइंस रखने जा रहा हूं कि किस सतह के ऊपर राब्ते हो रहे हैं। यानी आलमी जंग छिड़ चुकी है, ठीक है ना, एक आलमी जंग का एक फेज है जो छिड़ चुका है, और फिर भी दुनिया आखिरी कोशिशें कर रही है। किस सतह के ऊपर राब्ते हो रहे हैं? मैक्रोन जो हैं उनका किससे राब्ता हुआ? मैक्रोन ने कॉल की है MBS को, इसके साथ अमीर कतर को, इसके साथ UAE के प्रेसिडेंट को, इसके साथ ओमान को। ये 4 बड़ी कॉल्स उन्होंने की, और एक 5वीं कॉल भी की है, ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल की है, ठीक है ना, ईरान के प्रेसिडेंट को भी, यानी पूरे खित्ते के अंदर मैक्रोन का राब्ता हुआ है। I spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia, the Sultan of Oman,
द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द अमीर ऑफ कतर टू एक्सप्रेस आवर सोलिडेरिटी। अब ये क्या मतलब है? मैक्रोन कह रहे हैं कि हमने राब्ता किया अपनी सोलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो आप जरा अल्फाज के ऊपर गौर करें। अब सारी बात है, यूरोप को सीधा अमेरिका को कंडेम तो नहीं कर सकता ना, तो लेकिन आप इन अल्फाज के ऊपर, भाई कौन सी सोलिडेरिटी? इसका मतलब कुछ गलत उनके साथ हो रहा है, खित्ते के साथ। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तो कहा है कि अमेरिकी हमले के बाद दुनिया ज्यादा सेफ और स्टेबल हो गई है, दुनिया पुरअमन हो गई है। फ्रांस डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान, फ्रांस अपने आप को दूर कर रहा है अमेरिकी हमले से। मैक्रोन टू होल्ड इमरजेंसी मीटिंग, और ईरानियन प्रेसिडेंट ने फ्रांस को क्या कहा? अमेरिकन्स मस्ट रिसीव अ रिस्पॉन्स टू देयर एग्रेशन, अमेरिकन्स को उनके किए की जो है ना जवाब मिलना होगा, उनके एग्रेशन का रिस्पॉन्स देना होगा, ये ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा है। तो यूरोप अंडरस्टैंड कर रहा है और उनको मजीद करना होगा, इससे भी ज्यादा करना होगा। अच्छा, अब एमबीएस की जो कॉल हुई है, सऊदी क्राउन प्रिंस डिस्कस द जीसीसी लीडर्स एंड द रेपरकशंस ऑफ द इजराइल अटैक ऑन ईरान। यानी जीसीसी में कतर भी आता है, यूएई भी, बहरेन भी, कुवैत भी, ये सारे गल्फ के जो मालिक हैं सबके साथ इनके आपस में राब्ते हुए। देखें इससे आगे क्या होता है, यही होता है ना जब आप स्ट्रॉन्ग तरीन मैसेज देते हैं, आप आपस में राब्ते कर रहे हैं, वहां से एक स्टेटमेंट जारी हो रही है, आप बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ राब्ते कर रहे हैं, वहां से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो रही हैं। तो यहां से तो बिल्कुल एक हलचल है, एक हंगामी सूरत हाल है, और एक मैसेज है वो कैटेगोरिकली दिया जा रहा है। लेकिन इस मैसेज को अगर समझा जाता तो अमेरिका हमला ही ना करता। तो अब इनको भी अंदाजा हो रहा है कि जो ये समझ कर बैठे रहे कि अमेरिका इनकी मानेगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनके साथ भी बिट्रेल हुआ है और इनकी सिक्योरिटी इस वक्त दाव के ऊपर है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा तो मुझे बताइए क्या होगा? तो इनका रास्ता बंद होगा ना, तो ये मामला बड़ा खराब है। और इसी दरमियान ओआईसी की कंडेमनेशन हुई है। ओआईसी की कंडेमनेशन से मुराद यह है कि सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया है, ओआईसी ने अमेरिकी हमले को कंडेम किया है, और ओआईसी से मुराद यह है कि सऊदी अरेबिया ने भी अमेरिकी हमले को कंडेम किया है। अच्छा, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इनकी जानिब से एक करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाई गई है इमीडिएट सीज फायर के हवाले से। अब ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फॉल कर रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, और ये हम सब के लिए खतरनाक बात है, ये हम सब की सिक्योरिटी और अमन के लिए खतरनाक बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अब ये हो रहा है। और बरतानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की। अब जरा देखिए, Arakchi discussed with British counterpart the latest development and the US aggression against Iran, peaceful nuclear facilities over the phone. The British Foreign Secretary expressed his regret, अपने पछतावे का इजहार किया, रिग्रेट किया। कंडेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन ये कंडेमनेशन ही है और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्यों रिग्रेट क्यों कर रहे हैं भाई? ईरान एक ईवल है ना, नेतन्याहू कहता है ईरान एक ईवल है, तो ईवल खत्म हो रही है तो उसमें रिग्रेट क्या करना है? तो ये बिल्कुल इनका बयान जबरदस्त हो चुका है। ट्रंप और उसकी इंतजामिया का बयान और नेतन्याहू का बयान जबरदस्त हो चुका है। सब हकीकत के ऐनक से देख रहे हैं, सही कौन है, गलत कौन है, बदमाशी कौन कर रहा है, जंग को फैला कौन रहा है, और डिप्लोमेसी की और दुनिया के अमन की बात कौन कर रहा है। ईरान देखिए, जो नेतन्याहू ने बयानिया जो इसने हरकत की हैं, जो ट्रंप ने अभी आकर हरकत शुरू कर दी हैं, अगर ईरान भी इसी तरह से बिहेव करना शुरू कर दे, इसका सिर्फ 10% भी बिहेव करना शुरू कर दे, तो अभी तक दुनिया में बड़ी जंग छिड़ चुकी होती। इसी तरह जो प्यूटन है वो भी जो यूक्रेन ने किया वैसा करना शुरू कर दें, जो अमेरिका ने किया वैसा करना शुरू कर दें, तो आलमी जंग पता नहीं कब की छिड़ चुकी। तो ये ईस्ट का पेशेंस है जो इन शैतानी ताकतों के जवाब में अभी भी रिस्ट्रेंट कर रहा है, सब्र कर रहा है, अभी भी मैसेज जारी कर रहा है कि डी एस्केलेट करें, सीज फायर कर लें, अभी भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन किसी भी वक्त ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा, या हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं अमेरिकी हमले के बाद, ठीक है। अब सुप्रीम लीडर को ये बार बार धमकियां लगा रहे हैं, तो ये मजीद क़यामत को जो है वो दावा दे रहे हैं। तो रिग्रेट किया ओवर दिस मूव एंड डिनाइड एनी रोल और कोऑपरेशन विद हिज कंट्री इन इट। और बरतानिया ने ईरान को बरह रास्त फ़ोन करके कहा है कि हम इसमें नहीं हैं, हम इसमें नहीं हैं, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको भी ये अंदाज़ा है कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है और ईरान जो है वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप देखिए ना, ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं जो ऑलरेडी इकोनॉमिक और बाकी बहुत सारे क्राइसिस का शिकार हैं, और यूक्रेन की जंग का क्या होगा कुछ इनको समझ नहीं आ रही।
देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, ऑयल बंद होगा या ऑयल सप्लाई मुतासर होगी तो ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स इससे गिरने वाली हैं। वो यूरोप के अंदर भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट में भी हो सकता है और बाकी दुनिया के अंदर भी हो सकता है, साउथ एशिया में भी हो सकता है। अब ये सारी मजबूत गवर्नमेंट्स तो नहीं है, तो इन्फ्लेशन तो सबको हिट करने जा रही है। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स, तो यूरोप को ये सोचना चाहिए कि अमेरिका का हर इकदाम यूरोप के खिलाफ है, यूक्रेन की जंग यूरोप के खिलाफ है, मिडिल ईस्ट की ये इंस्टेबिलिटी यूरोप के खिलाफ है। उसने कोई लिहाज नहीं किया यूरोप का, यूरोप को तबाह करने में अमेरिकी सदर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अमेरिकी सदर बार बार ये कहता है कि यूरोपीय यूनियन तो हमें ही नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, तो अब वो यूरोपीय यूनियन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यूरोप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनको ड्रेन कर रहा है, उनको निचोड़ रहा है, उनकी इकोनॉमी को हिट कर रहा है और पूरी दुनिया को वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। उसको घमंड यह है कि उधर की मेन लैंड तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। अब रेफ्यूजीज भी यूरोप जाएंगे, इकोनॉमी भी इनकी हिट होगी, अमन भी इनके लोगों का तबाह होगा और इस सारे रीजन का होगा। तो ये अमेरिकी सदर जो है ना, ये बड़े आप कह लें कि डार्क और बड़े खतरनाक तरीन अज़ाइम के साथ आया है और ये अज़ाइम अब दुनिया के ऊपर जो वाजे भी हो रहे हैं। तो जो अमेरिकी फुलिशनेस है और जो स्टुपिडिटी है वो अब इन सब के ऊपर वाजे हो रही है, लेकिन मजीद जो वो होनी चाहिए कि इस सारी जंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस सबके लिए आने वाले हैं। जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जरा देखिए, द यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान रिप्रेजेंट्स अ न्यू एंड डेंजरस टर्निंग पॉइंट इन द एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ही डेंजरस ये मामला हो गया है, एक नई डायमेंशन है। और ईरान ये कह रहा है कि पूरी ताकत के साथ हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वी आर रेडी टू डिफेंड आवरसेल्व्स बाय ऑल नेसेसरी मींस। और ईरानी प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशंस इन तेहरान अगेंस्ट यूएस अटैक्स। देखे ना, अब वो कह रहे हैं कि लोग खड़े हो जाएं। भाई अभी लोग किधर खड़े हो जाएं? तो लोग जो है वो इस वक्त अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब मतलब क्या वो इन्वेडर्स के साथ खड़े होंगे? तो ईरान के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हैं। और जरा यमन से जो स्टेटमेंट आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है। यमन कह रहा है कि तमाम रेजिस्टेंस का आपस में राब्ता शुरू हो चुका है और यह राब्ता ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जा रहा है। यानी ऑपरेशनल लेवल से मुराद ये होता है कि आप कब मिसाइल छोड़ेंगे, हम कब छोड़ेंगे, कट्टे छोड़ेंगे, ये वो मतलब ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन वहां तक। एक तो है रूटीन का राब्ता, वो तो रहता ही है, लेकिन ये ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन वो कह रहे हैं हम शुरू हो रहा है। देयर इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें इराक है, शाम है, लेबनान है और यमन है। और मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन और सीरिया से सरप्राइज तैयार है। एंड वी विल कोऑर्डिनेट टुगेदर एट द ऑपरेशनल लेवल। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो ये ईरान का हमला हम समझेंगे। सिर्फ ताकतवर मिसाइल इनका रास्ता रोक सकते हैं। इनके ऐसे झूठे मनगढ़ंत और मतलब कितनी तकलीफ होती है इस तरह का इनकी बातें सुनकर। मतलब हमला किया है, जंग छेड़ दी है और ऊपर से कह रहे हैं कि देखो लेट्स मेक पीस। तो सिर्फ ताकत ही ऐसे बयानियों का नाक तोड़ सकती है, वरना अगर ऐसी ताकतें जीत जाती हैं तो वो और ज्यादा साथ ह्यूमिलिएट करती हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ कंपनीज ये स्टेटमेंट जारी कर रही हैं कि उनके जहाज अभी गुजर रहे हैं, लेकिन हालात किसी भी वक्त खराब हो सकते हैं। आवर शिप्स आर स्टिल सेलिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बट द सिचुएशन कुड चेंज वेरी क्विकली। अच्छा, अब जरा हम आखिर में अमेरिका की बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका ने ये जो हमला किया है, क्या कुछ स्ट्रेटेजिक बढ़तरी हासिल हो गई है? क्या ईरान कमजोर हो गया है? क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया? क्या ईरान अब इजराइल पर हमले नहीं कर सकता? क्या ईरान की ये सलाहियत खत्म हो गई कि वो अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता? कुछ भी इन्होंने अचीव नहीं किया, सिवाय इसके कि इन्होंने जंग को सिर्फ बढ़ावा दिया है। इन्होंने दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ धकेला है। इसने मिडिल ईस्ट में अपने इत्तेहादियों को तबाही की तरफ धकेला है। बस इन्होंने सिर्फ ये किया। इस हमले से यकीन मानिए कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही वो न्यूक्लियर प्लांट तबाह हुआ है। वो जो ऊपर सरफेस के ऊपर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली वही डिस्ट्रॉय हुआ है। और वो कह रहे हैं कि हम तो यूरेनियम यहाँ से निकाल कर ले गए थे और एंट्रेंसेस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मिट्टी भर दी थी। उनको पता था ये कि हमला होने जा रहा है और ये इतने डरे हुए हैं कि ये अपना जो B-2 बम्बर्स हैं ये डियागो गार्सिया के ऊपर भी डिप्लॉय नहीं कर सके। ये वहां पता नहीं कहां गुआम लेकर गए, तो ये इतने डरे हुए हैं। तो ये अब जरा मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। पेंटागन सेज द नेक्स्ट 48 आवर्स आर एक्सट्रीमली कंसर्निंग। अब भाई क्या कंसर्निंग है तुम्हें? अब देखे ना, अमेरिकन फौजी इजरायली जंगों में जाकर देखे ना, जानी नुकसान और माली नुकसान इजरायली जंगों में सिर्फ यही है। और अमेरिकन में इस वक्त ये शदीद सेंटिमेंट पाया जा रहा है कि हमारे अपने सन्स
ठीक है ना, और हमारे अपने प्यारे इजरायली जंगों में जा रहे हैं। ये वहां पर बड़ा शदीद सेंटिमेंट है। ट्रंप जैसे बंदे को अमेरिकन लेकर आ गए, कितना बड़ा सेंटिमेंट वहां पर एंटी वॉर का सेंटिमेंट होगा। ट्रंप जैसे बंदे को उन्हें लाना पड़ गया। तो वहां पर तो वोट इस बात के ऊपर हुआ है कि ट्रंप की शख्सियत पर तो वोट नहीं पड़ा, तो वो तो इस बात के ऊपर वोट पड़ा है कि जंग नहीं छेड़नी। और इस वक्त वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। नेगेटिव सेंटिमेंट टुवर्ड आवर फॉरेन पॉलिसी कुड लीड टू एक्शन अगेंस्ट अमेरिकन और वेस्टर्न इंटरेस्ट इन टर्की। यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हम इराक, शाम और लेबनान की बात नहीं कर रहे, हम टर्की की बात कर रहे हैं। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, ठीक है ना, तो ये इनको सोचना चाहिए था। अब जरा देखिए, सेंटकॉम वॉइसेस अनसर्टेनिटी डिस्पाइट यूएस क्लेम्स ऑफ टोटल सक्सेस। अब ये अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कोई टके की कामयाबी इनको वहां पर नहीं मिली, और वो जनाब वहां पर ट्रंप इतने तकब्बुर के साथ हमारे B-2 बॉम्बर्स गए और क्या हमारी सलाहियतें हैं, हम प्लेनेट के ऊपर सबसे बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं। ये को फख्र करने वाली बात है कि हम प्लेनेट पर सबसे बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं जो ज्यादा लोगों को मार सकते हैं। ऐसे कोई भी ताकत नहीं बात आती है। एक पर्दा है, एक तरीके से हमारे पास सबसे बड़े बॉम्ब्स हैं जो सबसे ज्यादा मार सकते हैं लोगों को। तो सेंटकॉम, उससे पूछा जा रहा है भाई अच्छा सारा डिस्ट्रॉय हो गया न्यूक्लियर प्रोग्राम? अच्छा, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, हम देखेंगे, बताएंगे, वेरीफाई कर रहे हैं। ट्रंप्स ईरान स्ट्राइक रिवाइव्स फियर ऑफ यूएस मिलिट्री फेलियर, CNN लिख रहा है। यूएस फेलियर्स इन इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान, डाउट ऑन ट्रंप स्ट्राइक स्ट्रेटजी अगेंस्ट ईरान, रिस्किंग फियर्स ऑफ अनदर प्रोलॉन्ग्ड रीजनल डिजास्टर, CNN लिख रहा है। तो वो अफगानिस्तान था, वो इराक था, और ये ईरान है, और ताकतवर तरीन ईरान है जिसको वो कह रहे हैं हम तो न्यूक्लियर भी दे सकते हैं। ठीक है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, पुतिन के साथ मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो CNN लिख रहा है कि डिजास्टर, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस जंग से अमेरिका निकलेगा पूरी तरह से दिवालिया होकर। वो जो वियतनाम में इनके साथ हुआ, जो अफगानिस्तान में इनका विड्रॉल हुआ है, उससे भी कहीं आगे। ऑफिशियल्स, ट्रंप एंड नेतन्याहू फेल्ड टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। मेदवेदेव ने कहा कि अगर उनके पास न्यूक्लियर नहीं हुआ तो हर सूरत में वो न्यूक्लियर बनाएंगे, उनको कोई चीज नहीं रोक सकती। यूएस क्लूलेस अबाउट ईरान रिस्पॉन्स टू स्ट्राइक्स ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम, CBS अमेरिकी मीडिया क्लूलेस। इनको कोई कख पता नहीं है कि क्या हमने अचीव किया, क्या। अब आप देख रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और स्टीव विटकॉफ, तुलसी गैबार्ड जिसकी वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बस वो एक टेरर और हैबत जो है वो उसने बस ये किया, उसके अलावा क्या है कुछ भी। वो कह रहे हैं क्लूलेस है, अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि इनसे पूछो कि भाई डिस्ट्रॉय हुआ नहीं हुआ, वो पता नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने वहां से यूरेनियम निकाल लिया था, अच्छा जी पता नहीं है, क्लूलेस। न्यूयॉर्क टाइम, 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए हैं and that was not enough to destroy the Fordo nuclear facility। 12 बंकर बस्टर बॉम्ब B-2 बॉम्बर से गिराए गए और उससे भी वो तबाह नहीं हो सका, न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। ईरान ट्रांसफर्ड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग यूरेनियम फ्रॉम द फर्दो फैसिलिटी, न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। उन्होंने अपना इक्विपमेंट्स और जो यूरेनियम है वो वहां से ट्रांसफर कर दिया था। न्यूज वीक, एंटी ट्रंप नो मोर वॉर्स प्रोटेस्ट टुडे। एंटी ट्रंप जो प्रोटेस्ट हैं वहां पर जब शुरू हो चुके हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा है, जो पता इंटीरियर मिनिस्टर है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के ऊपर हमला हुआ तो हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कैसे खुलवाएंगे। ये वो यमन से खुलवा नहीं सके और ईरान से खुलवाएंगे, और ईरान ने अगर हमला किया तो ये वर्स्ट मिस्टेक होगी। और अब जरा देखिए, ईरान के पास इतना इनरिच्ड यूरेनियम है कि वो 9 से 10 बॉम्ब्स बना सकता है। इस जंग से सिर्फ नतीजा ये निकलेगा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, बस और कुछ नहीं। अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया रेजिस्टेंस ने, तो हम ईरान को जो है वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। द वर्ल्ड हैज बिकम मोर सिक्योर एंड स्टेबल इन जस्ट 24 आवर्स। भाई क्या क्या है, अमेरिकन देखें कि वो किस बंदे को लेकर आए। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय लगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज।